Okay, hello guys, welcome to Quanta Chemistry. So this is going to be your first lecture of phase equilibria. आज हम लोग फेज इक्विलिब्रिया स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका YouTube पे कंप्लीट हो जाए. फेज इक्विलिब्रियम लेक्चर 1, राइट? ओके, सो फेज वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में डेफिनेटली बचपन की यादें ताजा हो जाती होंगी. जब छठी सातवीं आठवीं में पहली बार आप लोग मैटर के स्टेट्स के बारे में पढ़ने लगे थे, और कई लोग उसी को फेज भी मान लेते हैं, स्टेट्स को ही फेज मान लेते हैं. स्टेट ऑफ मैटर जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ये सब पढ़ा करते थे, राइट? सॉलिड, राइट? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स जिसमें हम लोग सॉलिड का जिक्र किया करते थे, लिक्विड का जिक्र किया करते थे, और यहीं पे हम लोग गैसेस का भी जिक्र किया करते थे. डू यू रिमेंबर दैट? अगर याद है तो ये चैप्टर आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है. बहुत छोटी छोटी चीजें यहां आपकी क्लियर होंगी. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें फेज इक्विलिब्रिया पढ़ना है, और मैंने पहले ही आपको स्टेट ऑफ मैटर से जिक्र कर दिया, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस से जिक्र कर दिया. सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर और फेज ऑफ मैटर में क्या डिफरेंस है, फेजेस क्या होते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे. इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो बिल्कुल बेसिक रखूंगा, छोटी छोटी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा. फिर इसी बोर्ड पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम. नाउ मोस्ट ऑफ अस नो कि केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ते हैं, आयनिक पढ़ते हैं, और ये तीसरे किस्म का इक्विलिब्रियम है जिसे आप फेज इक्विलिब्रिया कहते हो. पहली बार आप इससे संपर्क में आए होंगे बीएससी सेकेंड ईयर के आसपास, और उसके बाद से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. चाहे आपको एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप भले ही जैम का एग्जाम देख लीजिए, गेट का देख लीजिए या नेट का एग्जाम देख लीजिए, सभी एग्जाम में फेज इक्विलिब्रियम का अलग ही महत्व है, अलग ही इंपॉर्टेंस है. हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. नाउ इक्विलिब्रियम से हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं? अभी अगर मोटा मोटी तौर पे बात करूं तो समझता हूं कि कोई एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए, और वो बी रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है और सी प्रोडक्ट बना देता है. पर कुछ समय बाद पता चलता है कि सी भी वापस ए और बी दे रहा है, और उसी रेट से दे रहा है, उसी गति से दे रहा है जिस गति से ए बी रिएक्ट करके सी को बना रहे हैं. तो उस समय जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता था, तो यहां हम उस समय को इक्विलिब्रियम टाइम कहा करते थे. क्या कहते थे? टाइम एट विच rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. इसी को आप क्या कहा करते थे? इक्विलिब्रियम टाइम. इक्विलिब्रियम टाइम. और केमिस्ट्री में जितना भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है, सारा का सारा कैसा पढ़ा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है. वी हैव स्टडीड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट? और इसे हम निकालते थे कैसे? क्यूसी की तर्ज पे हम लोग क्या किया करते थे? KF बाय KB का रेशियो ले लेते थे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या जाता था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सच केमिकल रिएक्शन वाज गिवन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स concentration at equilibrium time raised to their stoichiometry divided by multiplication of concentration of reactant at equilibrium time raised to their stoichiometric ratio. ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया करते थे. व्हाट अबाउट फेज इक्विलिब्रिया एंड व्हाई आई हैव रिटन दिस स्टेट ऑफ मैटर? नाउ प्लीज फोकस, थोड़ा सा फोकस कीजिए प्लीज. लेट अस से कि पानी है मेरे पास, वाटर है, वाटर, राइट? वाटर का जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में संपर्क में आते हैं तो रूम टेम्परेचर के आसपास पानी आपको लिक्विड दिखाई देता है. आप उसे आराम से गिलास में भरते हो, फट से पी जाते हो, कंज्यूम कर जाते हो. बट अगर इसी पानी को आप उबालने लगते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर ले जाते हो, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर के पास, मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने लग जाए. और उस ठीक 100 डिग्री सेल्सियस पे जो थोड़ा थोड़ा हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट फॉर्म की फॉर्म में एनर्जी को दे रहे हैं, वो यूटिलाइज करके क्या करता है? अपनी स्टेट को बदलने का काम करता है. और वहां एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, आपको क्या देखने को मिलता है कि यदि क्लोज वेसल है
तो लिक्विड से गैस में जाएगा पानी और गैस से लिक्विड में, यानी एक लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम आ गया। यहां हम कहते हैं कि वाटर का ही एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग फेजेस में है, डिस्टिंग्विशेबल पार्ट में है। मैं अपनी नजरों से देख करके बता सकता हूं कि नीचे लिक्विड स्टेट है, ऊपर पानी गैसियस फॉर्म में है, वेपर्स की फॉर्म में है, और दोनों का ही अमाउंट इस 100 डिग्री सेल्सियस पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना तो इसका अमाउंट घट रहा है ना इसका बढ़ रहा है, या फिर ना इसका घट रहा है और ना ही इसका बढ़ रहा है, अमाउंट फिक्स सा है, यानी एक डायनेमिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रिया आ गया है। उस स्टेट को ही आप फिजिकल फॉर्म में जब सेपरेबल फेजेस के बीच का इक्विलिब्रिया देख पाते हो तो उसी को आप कहते हो फेज इक्विलिब्रियम। यानी इसी पानी को यदि एट 100 डिग्री सेल्सियस नियरली 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं बात करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां लिक्विड से गैस में जा रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल और गैसियस फॉर्म से वापस से लिक्विड में आ रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल इन क्लोज कंटेनर। इस इक्विलिब्रियम को ही आप कहोगे कि है तो पानी ही पर दो अलग अलग स्टेट्स में, दो अलग अलग फेजेस में है और इनके बीच में एक इक्विलिब्रिया है, तो इसे आप कहते हो इक्विलिब्रियम ऑफ फेजेस और यू कैन से फेज इक्विलिब्रिया। यानी स्टेट ऑफ मैटर तो चलो छोटा मोटा मामला है, ये जब पता होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो हीट दे रहे हैं उससे स्टेट का चेंज आ रहा है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हीट दे रहे हैं, वो एनर्जी को यूटिलाइज करके अपनी स्टेट बदल रहा है। ऐसा कुछ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते थे, यानी यहां थर्मोडायनेमिक्स का भी रोल आएगा थोड़ा बहुत, और कुछ इक्विलिब्रियम का हिसाब किताब, जैसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम का हमने रिएक्शन के मामले में पढ़ा था, कुछ हिसाब किताब वो भी यहां आएगा। तो फेज इक्विलिब्रिया बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करता है, केमिकल इक्विलिब्रिया से भी रिलेट करता है, और साथ ही साथ स्टेट्स ऑफ मैटर से भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है। बट अभी भी एक वेग सी डेफिनेशन आपके दिमाग में, एक बड़ी ही ब्रॉड सी डेफिनेशन आपके दिमाग में फेज की बनी होगी, आप अभी तक क्लियर नहीं कर पाए सर स्टेट और फेज में डिफरेंस क्या है। आइए इस डिफरेंस को ही समझ लेते हैं। फेज, हाउ ए फेज इज डिफाइंड। बेसिकली अगर आप एक फेज को डिफाइन करने जाओगे तो फेज की बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि ऐसा होमोजीनियस पार्ट, किसी एक सिस्टम का ऐसा होमोजीनियस पार्ट जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट यानी अलग नजर आ रहा हो आपको, वो कहलाता है फेज। और जनरली ये फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, ये अलग अलग दिखने वाले पार्ट एक बाउंड्री से सेपरेटेड हुआ करते हैं। दे आर सेपरेटेड बाय अ बाउंड्री और यू कैन से अ सरफेस। एक सरफेस से ये एक दूसरे से क्या हुआ करते हैं, सेपरेटेड हुआ करते हैं, और इन्हें एक दूसरे से अलग करना भी आसान है। आप उन्हें मैकेनिकली क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आइए कुछ उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूं ताकि थोड़ा बहुत आपको ये अच्छे से क्लियर हो, समझ में आए। लेट अस हैव अ लुक एट इट प्लीज। होमोजीनियस वर्ड की बात हुई, फिजिकली डिस्टिंक्ट वर्ड की बात हुई, मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट्स की बात हुई। इन तीन को समझ गए तो फेज समझ में आ गया, कुछ खास बड़ी बात नहीं। बिल्कुल सरल सा उदाहरण है। सपोज कीजिए कि एक बीकर ले लिया हम लोगों ने और इस बीकर में मैंने पानी डाल लिया, वाटर डाल लिया। लेट अस से वाटर मैंने इस बीकर में डाल लिया और इसी बीकर के ऊपर मैंने कोई वेजिटेबल ऑयल भी यहां डाल दिया, वेजिटेबल ऑयल भी यहां डाल दिया, राइट। ऊपर हमने ले लिया है ऑयल और नीचे हम लोगों ने ले लिया है वाटर। और बचपन से आज तक अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो, कोई खास हार्मफुल मामला नहीं है, बस थोड़ा बहुत वाटर का और ऑयल का वेस्टेज होगा। पर जब आप ये डालोगे तो देखोगे कि एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। अगर पानी पहले लिया है तो पानी नीचे रह जाएगा और जनरली ऑयल ऊपर आ जाएगा, डिपेंड करता है डेंसिटी पे, दैट इज अ सेपरेट इशू। जनरली क्या कह रहा हूं कि पानी नीचे और ऑयल का एक लेयर ऊपर बनता हुआ आपको नजर आएगा। आप कहोगे सर वाटर जो है H2O के मॉलिक्यूल्स जो है मिले हुए इतना सारा पानी, ये लिक्विड है जी। मैं कहूंगा बिल्कुल है, यानी इसकी स्टेट कैसी है, लिक्विड है। ध्यान से सुनना, द स्टेट इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड, प्लीज पे हाई अटेंशन। आप कहोगे सर ये जो ऑयल आपने डाला है ये भी तो लिक्विड है। मैं कहूंगा बिल्कुल है जी, लिक्विड है जी, यानी इसकी स्टेट कैसी है, लिक्विड है। ध्यान से सुनना और समझने की प्रयास करना। पर क्या ये दो पार्ट एक दूसरे में घुले हुए हैं? नहीं।
क्या आप इन्हें नजरों से समझ पा रहे हो कि एक पार्ट हल्का पार्ट है, दूसरा गाढ़ा पार्ट है, दोनों के कलर में भी हो सकता है हल्का फुल्का डिफरेंस हो? आप कहोगे यस। क्या ये एक दूसरे से सेपरेटेड है? बिल्कुल है। बीच में एक बाउंड्री आ रही है, ये रही वो बाउंड्री। इस बाउंड्री पे आप बता सकते हो कि नीचे पानी और ऊपर ऑयल है। और क्या आप इसे किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो? यस, कर सकता हूं। क्या फिजिकल मेथड? हल्के हाथ से अगर मैं इसको डालने की कोशिश करूं इस बीकर के सिस्टम को दूसरे बीकर में, तो पहले ऑयल डलेगा और उसके बाद जैसे ही ऑयल खत्म हो जाए धीरे से रोक के फिर वाटर को डाल सकते हैं। मैकेनिकली सेपरेट कर लिया मैंने, मुझे कोई केमिकल रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस सिस्टम में मैं क्या कहूंगा कि क्योंकि दो पार्ट, डिस्टिंक्ट पार्ट अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, भले ही दोनों की स्टेट सेम ही क्यों ना हो, बट दोनों सेपरेबल है, बाउंड्री से सेपरेट हो पा रहे हैं, तो ऐसे में आप कहोगे कि हां दो फेजेस हैं। और जनरली फेज को कैपिटल पी से मार्क करते हैं इन आवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते थे, पी रेजोनेट करता है, फेज, पी, फेज, राइट। पी से हम इसे जनरली क्या किया करते हैं? मार्क किया करते हैं। कितने फेजेस हैं जनाब? दो फेजेस हैं। देयर आर टू फेजेस। भले ही दोनों ही कैसे हैं? लिक्विड स्टेट में हैं, पर दोनों के दोनों डिस्टिंग्विशेबल पार्ट हैं जिन्हें आप नजरों से अलग अलग देख सकते हो। कहोगे सर इसमें होमोजीनियस वाला कंसेप्ट तो आया ही नहीं, तो वो भी ले आते हैं भाई साहब। सपोज करो कि जो पानी आपने लिया था, पहले पानी लिया था, ऊपर ऑयल डाला था, ऑयल डालने से जस्ट पहले इस पानी में एक चम्मच चीनी घोल देता हूं। जैसे ही चीनी घोलूंगा, वो चीनी जो पहले सॉलिड थी वो पानी में घुल जाएगी और एक ही फेज, एक ही सिस्टम बनाएगी, एक सॉल्यूशन बना देगी, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन। वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन, जरा ध्यान से देखना, पानी और शुगर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और हमें मालूम है कि ये जो सॉल्यूशन होता है पानी और शुगर का, ये होमोजीनियस होता है। अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस के बारे में छोटा सा ब्रीफ दूंगा, डोंट वरी। बेसिकली यूनिफॉर्म होता है। आप पानी की कहीं से भी एक घूंट आप ऊपर से सिप, एक पाइप लेकर के ऊपर से सिप लो, एक पाइप को नीचे ले जाकर के सिप लो, टेस्ट सेम आएगा, उतना ही मिठास आएगा। वो होमोजीनियसली स्प्रेड हो जाता है, हर जगह बराबर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है शुगर का इन वाटर। अब की बार मैंने क्या लिया? शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन ले लिया। और ये सॉल्यूशन कैसा है? ये सॉल्यूशन है होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन है जनाब, प्लीज पे हाई अटेंशन। और इस सॉल्यूशन का स्टेट कैसा है? लिक्विड स्टेट है जी जनाब। कैसा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है जी जनाब, बिल्कुल है जी, 110%। और अब ऊपर से डाल दिया ऑयल। ध्यान से सुनना रे, प्लीज पे हाई अटेंशन। नजरों से क्या दिखेगा? क्या पानी में चीनी घोल के आप नजरों से देख के बता सकते हो कि ये रहा चीनी का दाना, ये रहा चीनी का दाना, ये रहा चीनी का दाना? नहीं, आपको तो वो एक ही जैसा दिखता है। तो आप कहोगे ये सॉल्यूशन खुद में एक पूरा फेज है और इस फेज की स्टेट लिक्विड है। ऑयल ऊपर से डाला, ऑयल से दिखेगा, अलग से चमकेगा, तो आप कहोगे जो ऑयल है ये खुद में एक फेज है, भले ही उसकी स्टेट भी लिक्विड है। अब भी सिस्टम में फेज कितने हैं? अब भी सिस्टम में दो ही फेज हैं। कौन कौन से दो फेज हैं? एक ऑयल है जी और एक आपका ये शुगर सॉल्यूशन है जी, जो कि होमोजीनियस सॉल्यूशन है। जरा ध्यान से देखना, ये पिंक कलर क्या मार्क कर रहा है? बाउंड्री को। बाउंड्री को मार्क कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अगर जो समझ में आई तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। बहुत सिंपल सा मामला है। किसी के दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सर क्या हो अगर मैं ये ऑयल डालता ही ना, केवल पानी में शुगर डाल देता, तब कितने फेज होते हैं जी? एक ही होता, अलग अलग मैकेनिकली हम उसे सेपरेट कर, हम आंखों से देख करके उसे सेपरेशन नहीं बता पा रहे, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहेंगे एक ही फेज है जी, सॉल्यूशन पूरा एक फेज में है, ओनली इन वन फेज। भले ही उसे मैकेनिकली हम सेपरेट कर भी पाए, पर हम उसे डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पा रहे, वो बाउंड्री से सेपरेटेड तो नहीं है, तो इसीलिए उसे क्या कहूंगा? सिंगल फेज कहूंगा। सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ फेज। ये फेज की एक बेस डेफिनेशन है। आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, पर उससे पहले
जरा ध्यान से देखना, मैकेनिकल सेपरेशन एक वर्ड आया था, मैंने कहा था आपको कि मैकेनिकल सेपरेशन का मतलब होता है फिजिकल वे ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। और मिक्सचर को जनरली क्या माना जाता है, एक ऐसा सिस्टम जहां आपने किन्हीं 2 या 3 चीजों को लेकर के आपस में घोल वोल दिया है, पर उनके बीच में कोई खास केमिकल इंटरेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग केमिकल इंटरेक्शंस नहीं है, वीक फोर्सेस हो सकते हैं, दे कैन बी अ पार्ट, और उसी की वजह से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, वी नो दैट। बट ध्यान से सुनना, मिक्सचर जनरली 2 कैटेगरी के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का तो अभी अभी एग्जांपल बताया था मैंने आप लोगों को, शुगर लिया जी, शुगर, और इससे क्या कर दिया, क्या हो सकता है जी, वाटर ले लो और इसके अंदर क्या डाल दो, सोल्ट डाल दो। इस प्रकार के सारे सॉल्यूशन होमोजीनियस होंगे, और होमोजीनियस सॉल्यूशन के केसेस में फेज एक ही रहेगा, भले ही कंपोनेंट वहां ज्यादा हो, भले ही कंपोनेंट्स वहां ज्यादा हो। कहोगे सर अब एक और डेफिनेशन ले आए आप, कंपोनेंट, ये भी समझेंगे, डोंट वरी, पहले आप फेजेस को समझिए प्लीज, पहले आप फेजेस। अच्छा ये मैंने हेट्रो के केस में लिख दिया, सॉरी, ये तो एग्जांपल आपके होमोजीनियस के हैं भैया, होमोजीनियस के एग्जांपल हैं, होमोजीनियस के एग्जांपल। व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस फॉर एग्जांपल लेट अस से होमोजीनियस तो बताया, पानी शुगर हुआ, पानी और नमक हुआ, या ये एटमॉस्फेयर जो हमारे अराउंड है, बहुत सारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, H2 भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, उन सबका एक मिश्रण है, लेकिन हम अलग अलग तो देख के नहीं बता पा सकते, हमारे नजरों के आगे से ऐसा तो नहीं बोलते गया O2, ये गया H2, अरे ये तो N2 का मॉलिक्यूल गया था भाई साहब, ऐसा तो नहीं बता पाते। कह रहे हैं एक ही सिस्टम बन जाता है, होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, और हर जगह इक्वल सी कंपोजिशन रहती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं सिंगल फेज सिस्टम, भले ही उसमें कंपोनेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डजंट मैटर। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज, व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस? सपोज कीजिए ये एयर है हमारे पास, एटमॉस्फेयर है हमारा, जो आपको आपके चारों तरफ दिख रहा होगा, जरा बाहर जाओगे तो अच्छे से खुली हवा दिखेगी, फिर नजरों को ऐसे ऊपर उठाना तो बादल दिखेंगे आपको, जरा ध्यान से सुनना जी। बादल क्या है, वेपर्स ही तो है वाटर के, बट हल्के हल्के जुड़ गए हैं आपस में, कंडेंस टाइप के हो गए हैं, है तो गैस ही बट थोड़ी कंडेंस ही हो गई है। क्या वो बादल को आप नजरों से सेपरेट कर सकते हो बाकी की एनवायरमेंट से? यस वी कैन। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एटमॉस्फेयर प्लस बादल को इकट्ठा ले लेता हूं, दोनों को देखता हूं, तो ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है। तो सभी गैसेस, पर कुछ को मैं सेपरेट कर पा रहा हूं। और बादल ऐसा नहीं है हर जगह यूनिफॉर्मली बटे हुए, नहीं, कुछ जगहों पे पानी के वेपर्स का गुच्छा है, कुछ जगह पे नहीं है, फिर नहीं है, इस किस्म से बादल बन जाते हैं। तो ये कैसा सिस्टम हुआ? हेट्रोजीनियस। या फिर ऐसे करिए कि आयरन ले लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, और एक कॉपर ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, और दोनों को एक डब्बे में डाल दीजिए, हिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। आप जब भी उस डब्बे को खोलोगे तुरंत बता सकते हो कि ये वाला पार्टिकल आयरन का है, ये वाला कॉपर का है, कलर डिस्टिंक्ट है, प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट है। इस टाइप के मिक्सचर को आप कहते हो हेट्रोजीनियस। जैसे पानी और ऑयल का मिक्सचर, वो मिक्स हुए नहीं ढंग से, ऊपर नीचे, ऊपर आप कह रहे हो कि ऑयल का मात्रा ज्यादा है, नीचे पानी की ही मात्रा, ये आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए, क्या बोलोगे इसे? हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस के केसेस में जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे एक एक इंडिविजुअल फेज को अपना लेते हैं, उनका इंडिविजुअल फेज हुआ करता है, वहां फेज 1 नहीं होता। जैसे वाटर और आपने ऑयल लिया तो आप क्या बोलोगे? 2 फेज है। यस, वाटर में शुगर डाला तो ये तो होमोजीनियस हो गया, फेज 1, इसके ऊपर ऑयल लिया तो दूसरा फेज हो गया, फेज 2। हेट्रोजीनियस के केस में फेज 1 नहीं, 1 से ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि कितनी सेपरेबल पार्ट्स हैं, कितने सेपरेबल लेयर्स हैं, किन किन को आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो जस्ट बाय सीइंग इट। और होमोजीनियस के केसेस में फेजेस जनरली 1 रहेंगे, फेजेस जनरली 1 रहेंगे। याद रखना जी जनाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। These are few of the examples, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के। हमेशा याद रखना, होमोजीनियस पार्ट ओनली 1 फेज विल बी देयर। जैसे
मिक्सचर ऑफ गैसेस, कुछ एग्जांपल है कैलकुलेशन फॉर द फेजेस के लिए। जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लिया, A2 गैस B2 गैस, दो गैसेस ले ली, मिक्स कर दी और वो कंप्लीटली मिसिबल हो गई, होमोजीनियस बना दिया, तो फेज कितना रहेगा 1। कितने कितने ये फेज कितनी गैसेस हैं इसके अंदर, दो, भले ही दो गैसेस हैं, दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, फिर भी फेज तो एक ही है, गैस अकेला, वो कोई सेपरेबल पार्ट वहां नहीं, कोई बाउंड्री वहां नहीं है। वहीं मैं क्या कहूं, किसी एक गैस के वैन-डर-वाल फोर्सेस ज्यादा मान लूं दूसरे से, ऐसा मान लो कि ए गैस में वैन-डर-वाल फोर्सेस बी से ज्यादा लग रहे हैं, जहां वैन-डर-वाल फोर्सेस ज्यादा वहां मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो डेंस सा मामला हो जाएगा, मतलब एक किस्म से क्लाउड सा बन जाएगा और बाकी गैस ऐसे ही सेपरेबल हो जाएगी, उससे वो थोड़ी खुली खुली रहेगी, दूर रहेगी। तो आप क्या कहोगे, अब ए और बी को सेपरेबली देख पा रहा हूं, एक क्लाउड सा बन गया और बाकी गैस एज इट इज है, तो यहां फेजेस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना भाई साहब, समझने का है ये। मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि रटो, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, नया टेलीग्राम चैनल है क्वांटा केमिस्ट्री के नाम से, आपको ये सारी स्लाइड्स वहां मिल जाएंगी, डोंट वरी। इधर देखिएगा प्लीज। व्हाट अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन? ना कोलाइडल सॉल्यूशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होते हैं। अगर हेट्रोजीनियस है तो डेफिनेटली फेज एक नहीं होगा। किस पे डिपेंड करेगा कि सोलवेंट कौन कौन है, उसमें सोल्यूट कितने हैं, जितने सोलवेंट प्लस सोल्यूट का संख्या उतने ही फेजेस होंगे। फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉर ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट अबाउट फॉर ट्रू सॉल्यूशन? कोई भी सॉल्यूशन, जैसे पानी में चीनी घोल दी, पानी में नमक घोल दिया, इस तरीके के ट्रू सॉल्यूशंस जनरली हमेशा होमोजीनियस हुआ करते हैं, और होमोजीनियस सॉल्यूशंस के लिए फेज हमेशा 1 हुआ करता है। पर एक कहानी चलती है बिलो सैचुरेशन पॉइंट। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक की थ्योरी, यानी सोलवेंट सोल्यूट यदि पोलर हैं दोनों ही, या फिर दोनों नॉन पोलर हैं, तो ट्रू सॉल्यूशंस बना सकते हैं, और ऐसे में फेज क्या होगा, 1 ही रहेगा जनाब। लेकिन अगर ये 1 फेज की बात कर रहा हूं, ये केवल और केवल कहां कर रहा हूं, बिलो सैचुरेशन। अगर जो सैचुरेशन के बाद की कहानी पढ़ते हैं या एट सैचुरेशन की कहानी पढ़ते हैं, अब ये सैचुरेशन क्या हुआ रे, एक गिलास पानी का लिया, एक चम्मच चीनी ली, घोल रहा हूं, घुल गई, फिर एक और चम्मच डाली, घोली, घुल गई, फिर एक और चम्मच डाली, घोली, घुल गई, फिर अगली चम्मच लेके भरा, डाला इसके अंदर, घोलने लगा तो पता चला कि अब ये दिख रहा है कि चम्मच में चीनी एज इट इज है, घुल नहीं रही। हुआ क्या कि पानी में इतना सारा शुगर चला गया, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एक शुगर गया, मान लीजिए वो क्या करता है, मैक्सिमम दूरी बनाने की कोशिश करता है, दूसरा गया वो भी मैक्सिमम दूरी, तीसरा गया वो इनके बीच में कहीं फंसेगा, चौथा मॉलिक्यूल कहीं और बीच में आएगा, ऐसे करते 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 मॉलिक्यूल असल में एक दूसरे काफी करीब हैं, करीब आ गए, काफी करीब आ गए तो सॉलिड दिखने लग जाते हैं मुझे। तो होता क्या है, बेसिकली जो सोल्यूट पार्टिकल था वो सॉलिड और सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उनके बीच में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। वो सॉलिड सोल्यूट मुझे दिखता है घुल ही नहीं रहा, असल में क्या हो रहा है, ये घुल रहा है, पर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है, उसके मॉलिक्यूल पास आ गए हैं ज्यादा, इसे सैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन में आपको पता है सोल्ट, सॉलिड सोल्ट आपका सॉलिड ही दिखाई देता है, लिक्विड सॉल्यूशन अलग ही दिखाई देता है, दो सेपरेबल पार्ट। तो फेज एक कैसे हो सकता है, एक सॉलिड वाला हो गया और एक लिक्विड सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। याद रखना, लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के एक फेज बना रहे हैं, सॉलिड में केवल सोल्यूट पार्टिकल खुद में एक फेज बनाएगा। यानी अबव सॉल्वेशन सैचुरेशन फेज हमेशा एक से ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा कि कितने सोल्यूट हैं। घर में शिकंजी बनाते हैं, चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं, घोलते हैं, घुल रही है जब तक तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, उसी सॉल्यूशन में पानी भी है, नमक भी है, चीनी भी है, सारे होमोजीनियस है, फेज एक। अगला चीनी का चम्मच डाला, पता चला कि अब घुल नहीं रहा, यानी चीनी का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो चीनी एक फेज और सॉल्यूशन वो शिकंजी एक फेज। फिर उस चम्मच को वहीं छोड़ दिया, दूसरी चम्मच लाया, नमक की वो बोल रहा हूं, पता चल रहा है ये भी नहीं घुल रही, तो अब ये नमक एक अलग सॉलिड, शुगर एक अलग सॉलिड और एक लिक्विड मेरा सॉल्यूशन। 3 अलग अलग चीजें देख पा रहा हूं, 2 सॉलिड स्टेट में है, एक लिक्विड स्टेट में है, तो फेज कितनी 3। जितना अलग अलग सेपरेबल पार्ट देख पाओगे उतने ही आपको फेजेस नजर आएंगे। ध्यान से सुनना, इमिसिबल सिस्टम्स के केसेस में, ऐसे सिस्टम जो घुलते नहीं है, जैसे पानी ऑयल का सिस्टम लिया था, वहां कभी भी फेज 1 हो ही नहीं सकता। जब घुल ही नहीं रहे, आप उसे सेपरेटली देख पाओगे तो वहां कभी भी आपको क्या नहीं दिखाई देगा कि फेज आपको एक दिखाई नहीं देगा, अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे। जैसे SO2 गैस ली, पानी में घोलने की कोशिश करी, वो पानी में घुलती ही नहीं, इंटरेक्ट नहीं करती, वाटर के ऊपर SO2
एज इट इज गैसियस फॉर्म में पाई जाती है, तो आप कहोगे वाटर और SO2, ये तो दो अलग अलग फेज हुए। इसे हटाओ, HCl गैस लाओ, HCl क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, घुलने लगेगा, और ऐसे में आप कहोगे तो एक ही फेज बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन भी कैसा, होमोजीनियस। यस, इमिसिबल सिस्टम, एक किस्म से हेट्रोजीनियस सिस्टम समझ लो, आप इसे हेट्रोजीनियस सिस्टम समझ लो, समझे। यानी दो सॉलिड ले लिए जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो भी क्या है, दो अलग अलग सॉलिड है, या तीन सॉलिड है, चार सॉलिड है, चार सॉलिड लिए इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो चार फेजेस है अलग अलग, सबको सेपरेटली देख सकता हूं। स्टेट चाहे सभी की सॉलिड ही क्यों ना हो। पहली बात, ये डिफरेंस आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं बहुत से बच्चों से मिला हूं जिनको यही डिफरेंस में ही दिक्कत रहती है। अच्छा, आपको अगर ऐसा सॉलिड हो जो दो या तीन मेटल को पहले मैंने मेल्ट किया, फिर उन्हें फ्यूज कर दिया, होमोजीनियसली मिक्स करा और फ्यूज कर दिया, और फिर उसे ठंडा होने रख दिया, बन गया एलॉय, वो कैसा फेज होगा। एलॉय तो एक ही दिख रहा है आपको, जैसे आपके टायर्स जो है गाड़ी के, उनकी रिम, वो लोहे वाला पार्ट जो लोहे जैसा दिखता होता नहीं है, वो लोहा एलॉय है, वो बेसिकली एलॉय रिम्स बोलते हैं। क्या उसमें आप बता सकते हो उसको देख करके, अरे ये आयरन दिख रहा है मुझे, तो इसमें जिंक दिख रहा है मुझे, तो अलग से नहीं बता सकते भाई साहब, नहीं बता सकते, एक ही जैसा दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। एलॉयज आर यूनिफॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड, होमोजीनियस है, चाहे किसी का भी सॉल्यूशन हो, फेज क्या रहेगा। हाइड्रेट हैं, अलग अलग हाइड्रेट, जैसे CuSO4.5H2O, पानी में डाला CuSO4.5H2O बना, CuSO4.1H2O बना, 3H2O बना, काफी सारे हाइड्रेट बन जाते हैं। जहां वाटर की संख्या ज्यादा, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग होगा, कलर प्रॉपर्टीज अलग होंगी, जहां वाटर की संख्या कम वहां क्रिस्टल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और अलग अलग प्रॉपर्टीज को तो मैं नजरों से देख के बता दूंगा, तो डिफरेंट दिख रहे हैं, तो फेजेस डिफरेंट हो जाएंगे भाई साहब। यानी जब जब हाइड्रेट सॉल्यूशन की बात करोगे, जितने नंबर ऑफ हाइड्रेट होगा, या बोलिए ईच हाइड्रेट विल बी ए सेपरेट फेज, वही होमोजीनियस। वही मेरे को मोटा मोटी कहानी क्या है, होमोजीनियस है, सब कुछ घुल जा रहा है, तो फेज एक, और अगर नहीं घुल रहा है तो फेज डिफरेंट। कोई आपसे पूछ ले, जो शुरुआत में एग्जांपल दिया था, वाटर है जी 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसने गैस बना दी, कितने फेजेस हैं, कहोगे नजरों से देख के बता सकता हूं, तो लिक्विड है जी वाटर, भले ही वाटर ये खुद में, और ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल है, पर ये दूर दूर है और अलग से दिख रहे हैं, यानी ये गैस दिख रही है मुझे, ये लिक्विड दिख रहा है, सेपरेबल पार्ट है, तो दो फेजेस होंगे जी, दो फेजेस होंगे। फेजेस अलग अलग, फेजेस की सेम स्टेट भी हो सकती है, डिफरेंट स्टेट भी हो सकती है। दो फेज जो डिफरेंट है एक दूसरे से, हो सकता है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हो, जैसे वाटर वाटर का सिस्टम, और हो सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बने हो, जैसे वाटर और SO2 का सिस्टम। दैट कैन ऑल्सो बी द केस। आई होप कि इतना क्लियर है। अगर जो इतना क्लियर है तो एक बार चैट में बता दीजिए यस और नो। दिस वॉज फेज। और एक वर्ड आया कॉम्पोनेंट। अरे कॉम्पोनेंट क्या है भाई साहब, और मैं बार बार एक और वर्ड यूज कर रहा हूं जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्पोनेंट, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। आई होप फेज और स्टेट में तो थोड़ा बहुत अंतर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत वेग सी डेफिनेशन जो शुरुआत में लग रही थी वो कुछ कुछ अब शार्प लग रही होगी कि हाँ ये फेज है, ये आपका स्टेट है। व्हाट अबाउट कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट क्या होते हैं भाई साहब, व्हाट आर कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स बेसिकली किसी भी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसके लिए कैसे डिफाइन करते हो नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट। ये बेसिकली होते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय मींस ऑफ विच composition of each phase can be explained either directly or in terms of chemical equation। लिख जरूर लेना, ये डेफिनेशन को समझाने का काम मेरा है, पर एक बार आप इसे लिख जरूर लेना, बहुत कुछ समझ में आएगा। एक एक वर्ड को जरा ध्यान से सुना। वो छोटे से छोटे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिस चीज से कोई एक चीज मिलकर के बनी हुई है। मान लीजिए एलॉय है, वो जिंक और Hg से मिलकर के बना हुआ है, तो जिंक Hg के एलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट कितने हुए, 2। ये मिल गया, होमोजीनियस हो गया, फेज कितना हुआ, 1। कोई पूछ ले कंपोनेंट कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने 60% जिंक लिया है, 40% Hg, तो आपको दोनों की अमाउंट बतानी पड़ी। मिनिमम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अमाउंट बतानी पड़ी, 2 की। तो यहां कंपोनेंट कितने हो गए, 2। जरा ध्यान से सुनना। हो सकता है कोई एक और व्यक्ति एलॉय बनाए जिंक का और Hg का ही, जिंक और Hg का एलॉय बना दिया, होमोजीनियस बन गया, फेज 1।
कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, किससे बना है, एलओए जिंक से बना है जी, एचजी से बना है। जो दूसरे पर्सन ने बनाया उसे पूछा भाई तूने कैसे बनाया रे, कह रहा जी मैंने इसमें जितना भी ये टोटल है इसमें से 70% जिंक लिया है, 30% एचजी। बोले अच्छा भाई साहब, मेरा कॉम्पोजिशन और उनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो गया। एक सिस्टम में टोटल वैल्यू में से कितना हिस्सा किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट का है, कितना हिस्सा दूसरे का है, उसे कंपोजिशन कहते हो। और इस पूरे सिस्टम की कंपोजिशन बताने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जिक्र करना पड़ा, उसे कंपोनेंट कहते हो। कम से कम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जिक्र करना पड़ा, उसे आप क्या कहते हो, कंपोनेंट कहते हो। ओके, कंपोनेंट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्वस शुगर सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने एक एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया है, यानी पानी में आपने शुगर को घोल दिया है। पहली बात तो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी शुगर हर जगह। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि केवल एक ही फेज रहेगा यहां। अब इस शुगर सॉल्यूशन की कंपोजिशन आपको बतानी है, कैसे बताओगे? पहले तो देखो कि ये किस किस चीज से मिलकर के बना है आपका शुगर सॉल्यूशन। ये बना है पानी से और ये बना है शुगर से, यानी यहां दो कंपोनेंट हैं। अब ये सॉल्यूशन हर आदमी अलग अलग कंपोजिशन का बना सकता है। हो सकता है कोई 10 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी डाले, हो सकता है कोई 100 लीटर पानी में 500 चम्मच चीनी डाल दे। दोनों की ही कंपोजिशन डिफरेंट, दोनों का ही मिठास डिफरेंट। और बताने के लिए आपको क्या चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर में कितनी शुगर डाली, यानी टोटल सॉल्यूशन की कंपोजिशन में कितना हिस्सा, कितना अमाउंट शुगर का है और कितना वाटर का है। मींस मिनिमम 2 constituent particle are there and both of them will give me an idea of composition of this complete solution. So there are 2 component in it. दोनों का अमाउंट पता होना चाहिए, जब ही इसकी कंपोजिशन बता सकता हूं। तो कितने कंपोनेंट हुए? 2 कंपोनेंट हुए। अब जरा ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि CaCO3 है भाई साहब, ये डिसोसिएट किया है क्लोज वेसल में, CO सॉलिड बना है प्लस CO2 बना है, CO2 गैस, वेसल क्लोज है, क्लोज्ड वेसल है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इफ यू कैन क्लियरली सी, CaCO3 एक सॉलिड है, CO भी एक सॉलिड है, दोनों के कलर प्रॉपर्टीज हो सकता है डिफरेंट होंगी, तो आप उन्हें ठीक से देख करके सेपरेटली बता सकते हो कि ये सॉलिड इससे अलग है रे। और एक गैस है, यानी टोटल फेज कितने हैं? 2 सॉलिड के डिफरेंट फेजेस हैं और एक गैस है, यानी टोटल फेजेस कितने हुए? टोटल फेजेस हुए जनाब यहां पर 3। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये सिस्टम जो है ये किस किस से मिलकर के बना है? CO से, CO3 से और CO2 से, यानी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इसकी कंपोजिशन बतानी हो, कैसे बताऊं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 ग्राम ये है जी, राइट, इससे मैंने 10 ग्राम से मैंने शुरू किया, सपोज कीजिए, और जब इक्विलिब्रियम आया तो मैं कह रहा हूं इसमें से 7 ग्राम गायब हो गया और ये मुझे कुछ एक्स मिला है, तो इसकी वैल्यू बता सकता हूं क्या? यस, आई कैन कैलकुलेट इट। मुझे इसकी वैल्यू पता होने का कोई भी झंझट परेशानी नहीं है। यानी इस पूरे सिस्टम की कंपोजिशन बताने के लिए इनमें से किन्हीं 2 की वैल्यू बता रखी हो, अमाउंट बता रखी हो, तीसरे की मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मींस भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3 है, भले ही यहां फेज भी 2 सॉलिड के डिफरेंट फेज और एक गैस का यानी 3 है, पर मुझे अमाउंट इसकी बताने के लिए, मुझे इसकी कंपोजिशन बताने के लिए केवल 2 ही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अमाउंट चाहिए। यानी एक ऐसा सिस्टम हुआ 2 कंपोनेंट सिस्टम हुआ, यानी एक ऐसा सिस्टम हुआ 2 कंपोनेंट सिस्टम हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, ये तो जनरल मेथड है कि हम हमारी अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं। व्हाट अबाउट अ फॉर्मूला? अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जिससे हम बता सकते हैं? यस, देयर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंपोनेंट। यू कैन सिंपली से नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू n-e, where n is number of chemical species, or you can say your constituent, and E is the number of independent equation relating the concentration of n species or given condition. ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ऐसी इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो कंसेंट्रेशंस को रिलेट कर रही हूं, और n है आपका क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। प्लीज पे हाई अटेंशन, जरा ध्यान से सुनना। कंसीडरेशंस का मामला है, यू नीड टू कंसीडर थिंग्स। अभी तक मैंने शुगर और पानी की बात करी,
मैंने ऐसा सोल्यूट लिया और ऐसा सॉल्वेंट लिया जो उसमें जाकर के टूट नहीं रहा, डिसोसिएट नहीं हो रहा। फिर बीच में मैंने एक बार नमक और पानी की बात करी थी, यानी NaCl और वाटर की बात करी। नमक को पानी में डालता हूं, पानी में नमक टूट करके आयंस दे देता है। जब तक सोल्ट था NaCl तब तक न्यूट्रल, पानी भी न्यूट्रल। जब सॉल्यूशन बनेगा वो भी बनेगा न्यूट्रल। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन नोन एज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑल आयनिक सॉल्यूशन, जब तक एक्सटर्नल कोई फैक्टर आप लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं सारे सॉल्यूशन। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। तो ये आपकी गिनी जाएगी एज वन ऑफ द इक्वेशन और कंडीशन इन केस ऑफ ई, ऑलवेज जब जब आप आयनिक सिस्टम को स्टडी करोगे। नाउ लेट मी से कि कोई आपसे कहता है कि एक सिस्टम है जहां मेरे पास KCl है, NaCl है और हमारा वाटर है, बताओ ये कितना कंपोनेंट का सिस्टम है। यानी एक वाटर में आपने पहले नमक डाल दिया, फिर KCl डाल दिया और घोल दिया, बताओ। तो बताने के लिए, कंपोजिशन बताने के लिए क्या चाहिए? अमाउंट ऑफ वाटर, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में कितना नमक डाला और कितना KCl डाला, यानी कितने कंपोनेंट का सिस्टम हुआ? ये 3 कंपोनेंट का सिस्टम हुआ। 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम है, 3 कंपोनेंट सिस्टम है। बट अगर आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, इफ समथिंग लाइक दिस इज आस्क्ड टू यू, कि बताओ KCl NaBr H2O कितने कंपोनेंट का सिस्टम है, तो आप मोटा मोटी तौर पे तो देखोगे सर आपने तो बताया ये एक सोल्यूट है, ये एक सोल्यूट है, ये एक सोलवेंट है, तो इस सोलवेंट में इसकी कितनी अमाउंट और इसकी कितनी अमाउंट बता दूंगा मैं सिस्टम को। लेकिन जरा ध्यान से सुनना, आप इसको देखकर ये कह तो दोगे 3 कंपोनेंट, पर ये है नहीं। क्यों नहीं है? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो जानिए किसी भी एक सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू कितनी है। उसको जानने के लिए क्या कीजिए, आपको मोटा मोटी 3 तो कंपोनेंट, 3 तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख ही रहे हैं। कौन कौन? KCl दिख रहा है जी, KCl दिख रहा है, NaBr दिख रहा है इधर, और आपको H2O दिख रहा है। क्योंकि ये सोल्ट आयनिक सोल्ट है तो पानी में जाएंगे और अपने आयंस में टूट जाएंगे और नियर अबाउट एट सैचुरेशन यहां इक्विलिब्रियम बनने की भी संभावना बरकरार रहेगी। जरा ध्यान से देखना, यानी इस KCl में पानी में जाने के बाद 2 हिडन कॉन्स्टिट्यूएंट और हैं। कौन कौन है? K+ है जी, Cl- है जी। जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। NaBr की बात करोगे तो ये Na+ देगा आपको, Br- देगा आपको, यस बिल्कुल देगा। यानी इधर हिडन Na+ और Br- भी है। और वाटर तो खुद ही ऑटो आयोनाइज करता ही करता है। जरा ध्यान से देखिए, यानी H3O+ प्लस OH- बनाता है। मींस यहां भी आपको 2 और आयंस नजर आए। एक आपको नजर आया H3O+ और एक आपको नजर आया जी OH-। OH- भी आपको यहां नजर आ गया। ये आपको सिस्टम यहां नजर आई, राइट। जरा ध्यान से देखना, KCl का डिसोसिएशन, NaBr का डिसोसिएशन, H2O का ऑटो आयनाइजेशन, ये सारे के सारे मामले आप लोगों को इधर नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मुझे बताओ फटाफट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज डू लेट मी नो। अब जरा ध्यान से देखना, ये जरूरी तो नहीं है ना, प्लीज पे हाई अटेंशन, कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है कैटायन और एनायन हमेशा K+ वाला कैटायन Cl- से ही जुड़े। ये भी हो सकता है कि K+ Br- से जुड़ के इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश करे, रिवर्स जाकर के क्या बनाए? KBr सोल्ट बना दे। यानी एक और हिडन आपको नजर आया, कौन? KBr। जरा ध्यान से देखना, Br- को K+ को पहले ही कंसीडर कर चुका हूं मैं, तो बैकवर्ड इक्विलिब्रिया सैचुरेशन के नियर अबाउट की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सैचुरेशन जरूरी नहीं कि इन्हीं से आए, सिस्टम में तो सारे आयन है, हो सकता है ये 2 आपस में जुड़ जाए, हो सकता है ये 2 आयन आपस में सैचुरेशन दे, यानी Na+ प्लस Cl- मिलकर के NaBr ना बन करके NaCl बन जाए। एक और हिडन मामला नजर आया, यानी एक इधर NaBr भी हो, Br की जगह NaCl भी होगा, यस। एन गिनना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नजर आ रहे हैं भाई सब, 11। जरा ध्यान से देखना, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस, 11 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब देखना
कितनी इक्वेशंस हैं जो इनको आपस में K प्लस और Cl माइनस की कंपोजिशन को KCl से रिलेट करने वाली एक इक्वेशन है। दूसरी ये रही अमाउंट को, सॉरी, तीसरी ये रही, चौथी ये रही जी, पांचवी ये रही जी, बिल्कुल है जी। इसके अलावा और भी कोई है क्या? और भी कोई है? यस है, बिल्कुल है। इक्वेशन देखिएगा, छठी इक्वेशन लिखिएगा प्लीज, छठी इक्वेशन लिखिएगा प्लीज। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 3, 4 मिल जाने के को जोड़ दीजिए, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट से आते हैं। जरा ध्यान से देखना, बेसिकली मैंने किया क्या है, ये जो रिवर्सिबल दिखाया है कि ये भी जुड़ सकते हैं, ये भी जुड़ सकते हैं, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि KCl प्लस NaBr एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश कर सकता है, किसके साथ? NaCl प्लस KBr के साथ। यस डेफिनेटली, अगर मैं इनकी अमाउंट जान रहा हूं 3 की, तो चौथे की मिल जाएगी। ये भी रिलेटेबल ही तो है, अनदर इक्वेशन विच रिलेट्स द अमाउंट। सातवां इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हो गए, जब जब आयन इन्वॉल्व हो जाए याद रखना, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हमेशा एक कंडीशन होती है, हमेशा एक कंडीशन होती है। तो टोटल 6 ऐसी इक्वेशन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अमाउंट को या कंसंट्रेशन को रिलेट कर रही है, और एक आपकी ऐसी कंडीशन है जो कि जरूरी है, नेसेसरी है टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सिस्टम। तो यहां E की वैल्यू कितनी आ रही है जी? 7। अब अगर कोई आपसे पूछ रहा है बताओ कंपोनेंट की संख्या कितनी है, कहोगे कंपोनेंट है जी जनाब 11 तो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 7 कंडीशंस, एक कंडीशन और 6 ऐसी इक्वेशन है जो अमाउंट या इक्विलिब्रियम, इस पे कंसंट्रेशन को इनकी आपस में रिलेट कर रही हैं। तो ये बचे कितने जी? 6, 11 माइनस 7 दैट विल गिव यू 4। कितने कंपोनेंट होंगे यहां? 4 कंपोनेंट होंगे, 4 कंपोनेंट्स होंगे। देयर विल बी 4 कंपोनेंट्स ओवर हियर। जरा ध्यान से सुनना। व्हाट अबाउट दिस सिस्टम? कोई ऐसा दे दे कि सिस्टम के नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालो भाई साहब, निकालो भाई साहब। अगर दिया है तो निकालना पड़ेगा, अगर जो दिया है तो निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए फटाक से निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए, जल्दी से, जल्दी से, प्लीज डू इट फास्ट। सबसे पहला, आयंस दिख रहे हैं? यस बिल्कुल दिख रहे हैं। तो पहली तो एक कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी? इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये E की कैलकुलेशन में काम आएगी। नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हैं इधर, एक बार वो बता दीजिए जी जनाब। दिख ही रहा होगा आपको, पार्टिकल अलग अलग लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 1 सिस्टम 8। याद कीजिए, लिक्विड गैस के बताने के लिए कंपोनेंट कितना होता था, सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही कंपोनेंट होता था, तो दोनों को कंबाइनली 1 ही लिखूंगा। वाटर ही है, उसकी स्टेट अगर बदल रही है तो डजंट मैटर। ध्यान से सुनना जी प्लीज। तो 8 तो है यहां n की वैल्यू, n तो है 8। एक इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की कंडीशन लग रही है, और इक्वेशन कोई है क्या जो इन्हें आपस में रिलेट करती हो, इनके अमाउंट को आपस में रिलेट करती हो, ऐसी कोई केमिकल इक्वेशन है? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इधर दिया हुआ है CH3COOH, दिख रहा है मुझे, तो आपको दिखा क्या? ये रहा जी। इसका इक्विलिब्रियम CH3COO माइनस प्लस H प्लस के साथ। क्या ये बात समझ में आई? अगर जो समझ में आई तो बोलो यस, तो बोलो यस जनाब। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आपने इसे पानी में डाला, इसे पानी में डाला, तो कुछ इसने H प्लस रिलीज किए, जिनकी वजह से वाटर बन गया H3O प्लस, और ये बना CH3COO माइनस। आपकी मर्जी है कैसे ही लिख देना। ऑटो आयनाइजेशन को अगर H प्लस OH माइनस कंसिडर करें तो पहले की तरह, वरना H3O प्लस की तरह कर दो तो ऐसे कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो यहां है, सेकंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन, व्हाट इज दैट? दैट इज दैट दिस CH3COO minus will also be able to interact with water and form CH3COOH plus OH minus। yes, बिल्कुल सही जी। एक और इक्वेशन जो इन्हें रिलेट करेगी, देयर विल बी वन मोर सच इक्वेशन, द फोर्थ इक्वेशन विच इज गोइंग टू बी NH4 पॉजिटिव प्लस H2O
which give us NH3 plus H3O positive. NH3 plus H3O पॉजिटिव। क्या कोई और इक्वेशन को आप समझ पा रहे हो, यहां फील कर पा रहे हो? आपके दिमाग में आ सकता है कि सर एक ऑटो आयनाइजेशन की बनती है क्योंकि वाटर है और इसके आयन भी हैं, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि H2O जो है H2O ये क्या दे देगा, ये दे देगा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव दे देगा। ये भी तो इक्वेशन बन सकती है। बट याद रखना, डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने क्लियरली डेफिनेशन में पढ़ा था इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इंडिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जो किन्हीं और 2 या 3 इक्वेशन के सम से हमें ना मिल रही हो। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दोगे तो डेफिनेटली आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। यानी दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। ये डिपेंडेंट इक्वेशन है तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सर CH3COO माइनस या CH3COONH4 जो है ये ऐसा दे सकता है क्या? ये भी तो एक इक्वेशन हो सकती है कि CH3CO माइनस प्लस NH4 पॉजिटिव दे दे। मैं कहूंगा ये भी एक डिपेंडेंट इक्वेशन है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए मिल जाएगी। यानी दिस इज ऑल्सो ए डिपेंडेंट इक्वेशन। आप डिपेंडेंट इक्वेशन आप क्या कीजिए, पहले सारी लिख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, फिर देखो कि दो को जोड़ने से कोई मिल तो नहीं रही, अगर मिल जाए तो उसे काट देना, बाकियों को बने रहने देना। केवल 4 ऐसी इक्वेशंस, 3 इक्वेशन और एक कंडीशन मिलेगी, 3 इक्वेशन और एक कंडीशन मिलेगी, तो यानी E की वैल्यू कितनी आएगी जी? 4। और नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर पूछता है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट बताने का तो तरीका आसान है, C इज इक्वल टू n माइनस ई। n की वैल्यू 8 है और E की वैल्यू कितनी है जी? 4 है। तो कितने कंपोनेंट आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे जी। दिस इज 4 कंपोनेंट सिस्टम। आप पहले सारी इक्वेशंस लिख लो, फिर डिपेंडेंसी चेक कर लो, ताकि आपका कभी भी कंपोनेंट का सवाल गलत ना हो। तो इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया फेज के बारे में, व्हाट इज फेज, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट, व्हाट इज स्टेट, ये सारे के सारे डिफरेंसेस समझाने की कोशिश करी। अगले लेक्चर में आऊंगा तो और भी कंपोनेंट के भी क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, थोड़े बहुत 1-2, और साथ ही साथ फिर आगे की स्टडी हम लोग करना शुरू करेंगे और इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर आपका यूट्यूब पे हो जाए। स्लाइड के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाएं और वहां आपको स्लाइड मिल जाएगी। Okay, see you guys in the next video. Thank you so much. Thank you very much for joining. Please do subscribe and please share this video with your friends if you found it informative. अगर इसमें मजा आया हो, पढ़ के informative लगी हो, तो इसे अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। See you soon. Thank you. हो